नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ हैं तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। कोडी रोड्स तो आज बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करते नजर आए। पूरे दिन बैक स्टेज ही खड़े रहे कि एजे स्टाइल्स आएगा तो मैं उसको मारूंगा। निक वहां पे आते हैं और कोडी रोड्स से बोलते हैं कि मुझे पता है तेरे को कैसा लग रहा है, मुझे भी एजे स्टाइल्स ने सी बना दिया, लेकिन कंपनी का बेनिफिट इस चीज में नहीं है कि हमारा चैंपियन बैक स्टेज लड़ाई करके अपने आप को इंजर्ड कर ले। कोडी रोड्स बोलते हैं इंजर्ड मैं होने वाला हूँ? नहीं, इंजर्ड तो एजे स्टाइल्स होने वाला है और तू इस पूरी सिचुएशन से बाहर रहे। ये मेरे और एजे स्टाइल्स के बीच की बात है। फिर जैसे ही एजे स्टाइल्स आते हैं वहां पे सिक्योरिटी आ जाती है तो कोडी रोड्स रिंग की तरफ भाग जाते हैं और रिंग में एजे स्टाइल्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तू जल्दी से यहाँ पे आ और अपना निपटारा कर। एजे स्टाइल्स अपने पुराने पार्टनर्स के साथ में अरीना में आते हैं और बोलते हैं तुझे मेरे साथ फाइट करनी है, तू ये चाहता है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ वो तो सुन ले। मैं चाहता हूँ वो WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब मैं तुझे फाइट करने का मौका दूंगा तो मुझे भी चैंपियनशिप चाहिए। कोडी रोड्स बोलते कि तुझे चैंपियनशिप चाहिए, ठीक है, तू चैंपियनशिप का मैच मेरे साथ कर ले, लेकिन इस मैच में मैं तेरे से वो बुलवाऊंगा जो तेरे को लास्ट वीक बोल देना चाहिए था, आई क्विट। और इसी के साथ में क्लैश एट द कासल में आई क्विट मैच फिक्स हो जाता है एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स के अगेंस्ट। वहीं निक भी थम्स अप कर देते हैं, अरे वाह बढ़िया मैच करवा दिया तुमने तो। लेकिन उसके बाद कोडी रोड्स इतना गुस्सा हो जाता है कि इतने बड़े बेबी फेस होने के बावजूद भी वो मासूम सी सिक्योरिटी को पेलने लगते हैं। वहीं एजे स्टाइल्स मौके का फायदा उठा के उनको एक फटका लगा देते हैं। तो इस मैच की प्रेडिक्शन और इसके साथ साथ सारे क्लैश एट द कासल के मैचेस की प्रेडिक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं, तो उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद वुमेन्स टैग टीम की जो टीम है उनका मैच होता है। नो प्रोमो, नो स्टोरी लाइन, कुछ भी नहीं, सीधा आओ और मैचेस करो। तो मैच के अंदर वही होता है, जेड कारगिल और बियंका बेलेर जीत जाती है मैच को। बाद में उनके बीच में इंटरफेरेंस हो जाता है और उसके बाद में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए क्लैश एट द कासल में ये टैग टीम मैच सेट हो जाता है। वही टिपिकल WWE की स्टोरी। वहीं बेली और पाइपर नेविल की राइवलरी के अंदर बेली रिंग के अंदर आती हैं और चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन भी अरीना के अंदर आती हैं। बेली बोलती है कि पाइपर मैं तेरी रिस्पेक्ट करती हूँ, तू बढ़िया रेसलर लगती है, मगर जो तूने पिछले कुछ टाइम से किया है इस चीज का बदला मैं तेरे को तेरे ही होम क्राउड के सामने हरा के लूंगी। पाइपर भी आज प्रोमो देती हैं, थोड़ा सा डरी डरी लग रही थी, लेकिन बोल वो बिल्कुल ड्रू मैकिंटायर की तरह स्कॉटिश एक्सेंट में रही थी। तो इनका भी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है क्लैश एट द कासल में, उसका भी प्रेडिक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। वहीं एले नाइट निक से पूछते हैं कहाँ है भाई लोगन अपोला, वो स्मैकडाउन में कभी आता भी है या नहीं। निक बोलते हैं कि भाई वो एक गेम की चैंपियनशिप खेल रहा है। एले नाइट बोलता है मैं खिलाता हूँ उसको गेम, तो यहाँ तो बुला उसको। फिर वहाँ पे कार्मेलो हेज आ जाते हैं और फालतू की हंसी मजाक करने लगते हैं। एले नाइट कार्मेलो हेज और उनके बीच में एक मैच सेट करवा देते हैं। मैच में रोल अप पिन से एले नाइट जीत जाते हैं। मुझे लगा यहाँ पे लोगन पॉल इंटरफेयर करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आते। इसका मतलब इनकी राइवलरी क्लैश एट द कासल में शायद नहीं जा रही है। लेकिन तभी लोगन पॉल का एक वीडियो मैसेज आ जाता है, उसमें वो बताते हैं कि वो एले नाइट के ही होम टाउन में लॉस एंजलिस में है और वो वहाँ पे किसी गेम की चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि एले नाइट जैसे मिड कार्डर को मैं चैंपियनशिप शॉट देने लायक समझता ही नहीं हूँ, तो अपनी डेनिम जैकेट पहन के मिड कार्ड के अंदर ही मैचेस कर लो। गन पॉल इनका भी मैच क्लैश एट द कासल में हो तो सकता है, लेकिन हो सकता है ये चैंपियनशिप के लिए ना हो। वहीं वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन के अंदर जॉनी गार्गैनो और ग्रेसन वॉलर के बीच में मैच होता है। ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में गर्मा गर्मियां बढ़ चुकी है और उस गर्मा गर्मी को और ज्यादा आग इस स्मैकडाउन पे लग गई जब ग्रेसन वॉलर की वजह से ऑस्टिन थ्योरी के लग जाती है और एंड में ग्रेसन वॉलर मैच भी जीत जाते हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी खुश नजर नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि ग्रेसन वॉलर को फेस बनाया जाता है या ऑस्टिन थ्योरी को। मेरे हिसाब से ग्रेसन वॉलर को बेबी फेस बनाना ज्यादा सही है। ऑस्टिन थ्योरी फ्यूचर में मेरे को वन ऑफ द बिगेस्ट हील बनते नजर आते हैं, बट कौन बनने वाला है यहाँ पे बेबी फेस अभी तो क्लियर नहीं है और इस चीज का राज तब पता चलेगा जब ये अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे। वहीं स्मैकडाउन की सबसे मेन स्टोरी लाइन ब्लड लाइन के अंदर भी काफी सारी चीजें हुई। सबसे पहले पॉल हेमन आते हुए सोलो सकोवा की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं जब तक रोमन रेंस नहीं आता तब तक सोलो सकोवा ही हेड ऑफ द टेबल हैं और टामा टोंगा नहीं कहलाए जाएंगे, टामा टोंगा राइट हैंड कहलाए जाएंगे। अब ये राइट हैंड कहलाए जाएंगे, इसका मतलब क्या है? और टोंगा लोआ के बिना इस ब्लड लाइन की स्टोरी कंप्लीट नहीं हो सकती। थैंक यू। सोलो सकोवा बोलते हैं रुक जा, थैंक यू क्यों बोल रहा है? सबसे पहले हमें थैंक यू बोल कि हमने तेरे को केविन ओवेंस से लास्ट वीक बचाया है। पॉल हेमन तीनों को थैंक यू बोलते हैं और बताते हैं कि केविन ओवेंस बहुत ज्यादा भड़का हुआ है, वो तुम्हारे लिए आ रहा है। फिर केविन ओवेंस वहां पे आते हैं, मारम पिट्टी शुरू हो जाती है। वहीं स्ट्रीट प्रॉफिट भी उसके अंदर घुस लेते हैं और फिर इनका ट्रिपल थ्रेट मैच सेट कर दिया जाता है हर हफ्ते की तरह, सेम स्टोरी लाइन। मैच के अंदर भी एंड रिजल्ट डिस्क्वालिफिकेशन ही होता
है जब सोलो सिकोआ चेयर शॉट मार देते हैं। केविन ओवेंस और उनकी टीम जीत तो जाती है, लेकिन उसके बाद उनको बेदर्दी से पीटा जाता है। इवन केविन ओवेंस को तो टेबल पे पटक के मारते हैं। अब यहाँ पे रैंडी ऑर्टन कहाँ है भाई? किंग ऑफ द रिंग में इतनी केविन ओवेंस ने मदद करी, लेकिन यहाँ पे रैंडी ऑर्टन नहीं आए। इसका मतलब हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन फिर से इंजर्ड हो गए हैं। मुझे लगता है कि ब्लड लाइन ऐसी स्टोरीज को लेके पेपर व्यूज के अंदर नहीं जा सकती। अब इस स्टोरी लाइन के अंदर केविन ओवेंस के साथ में कोई बड़ी स्टार पावर चाहिए ही चाहिए, तभी ये चीज समर स्लैम तक ट्रैक हो पाएगी जहाँ पे रोमन रेंज रिटर्न कर सकते हैं। बाकी तो यही सब हुआ इस स्मैकडाउन पे। बाकी क्लैश एट द कासल के प्रेडिक्शंस नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ, तो तब तक के लिए सायोनारा।